वृंद, असम स्टेट के साधारण संपादक श्री जीव डेका, पश्चिम बंगाल स्टेट के माननीय सभापति कर्नल दीपक भट्टाचार्य देव, साधारण संपादक श्री कल्याण कुमार दास, दक्षिण बंग प्रांत के माननीय सभापति डॉक्टर अंजुला विनायका, साधारण संपादक श्री शुभेंदु चटर्जी, उत्तर बंग प्रांत के माननीय सभापति संगठन मंत्री श्री गणेश पाल, साधारण संपादक विवेकानंद राय, सिक्किम से जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट निका लेप्चा जी और साधारण संपादक डॉक्टर एलपी शर्मा जी, मेघालय गारो हिल्स के संगठन मंत्री चिन्मय शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के साधारण संपादक कैनी रिबा, आप सबको स्वागतम। अभी मैं परिचय करवाती हूँ आज के प्रबोधन कार्यक्रम का मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप शान अग्निहोत्री जी को। डॉक्टर कुलदीप शान अग्निहोत्री जी लंबे और से अध्ययन और अध्यापना से जुड़े हुए, सिख नेशनल कॉलेज से बीएससी और जलंधर का लायलपुर खालसा कॉलेज से एमए किया। अग्निहोत्री जी ने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी का उपाधि प्राप्त हुआ। उसने गुरु नानक खालसा कॉलेज में भी पढ़ाते थे और हिमाचल प्रदेश से अनेक उच्च एकेडमिक पद पर रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर पीठ के अध्यक्ष रहे और पंजाब स्कूल बोर्ड का उपाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक अग्निहोत्री जी ने साल 1975 में 1975 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई आपात स्थिति का विरोध करते हुए जेल यात्रा भी की। His two books are very famous. इसमें है मध्यकालीन भारतीय 10 गुरु परंपरा इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ और गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हिमाचल प्रदेश के बत्सर नगर से दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की स्थापना में भी अग्निहोत्री जी का महत्वपूर्ण दायित्व था। ऐसे भारतीय भाषा की एकमात्र संवाद समिति हिंदुस्तान समाचार के निर्देशक मंडल के सदस्य रहे, जनसभा अखबार से भी जुड़े रहे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पुस्तकालय समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। डॉक्टर अग्निहोत्री जी 2050 से संप्रति तक हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति है। सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर असम राज्यिक समिति से अग्निहोत्री जी हमें आपको फिर स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में आप सब दिन है। 2018 का मार्च महीना में गुवाहाटी का बहुत सारा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में अग्निहोत्री जी ने प्रबोधन कार्यक्रम किया। इसमें था कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, आर्य विद्यापीठ कॉलेज, आईआईटी गुवाहाटी, प्रागज्योतिष कॉलेज, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आज भी आप हमारे बीच में हैं और आपका वक्तृता का विषय है चाइना 1962 एंड आफ्टर। 1962 में चाइना एंड इसके बाद।
ये विषय रखने से पहले एक सुमधुर संगीत से आज का कार्यक्रम शुरू होगा। गीत को प्रस्तुत करेंगे दिल्ली से हमारे कार्यकर्ता श्रीमती जयंती सिन्हा ने। मैं अभी जयंती जी को आग्रह करता हूँ, उसका गीत पेश करिए। नमस्कार। छोटा सा एक सुनाती हूँ ऋग्वेद से। संगच्छतं संवदन्तं संगोमना विजानताम् संगच्छतं संवदन्तं संगोमना विजानताम् समानो मन्त्रः समीति समानी समानो मन्त्रः समीति समानी समानं मनसः चित्तमेषाम् संगच्छतं संवदन्तं संगोमना विजानताम् समानीव आकृति समाना हृदयानिव समानीव आकृति समाना हृदयानिव समानमस्तु भौमना यथा वसु सहासति संगच्छतं संवदन्तं संगोमना विजानताम्। तो अभी मैं अग्निहोत्री जी को मैं आग्रह करती हूँ, आपका भाषण आप रखिए और आपसे फिर से हमारी प्रणाम है। आप आपका विषय शुरू कीजिए। प्रिय मित्रों, आज हम सीमांत चेतना मंच के इस कार्यक्रम में जिसका विषय चीन 1962 और उसके बाद इसमें सम्मिलित हुए हैं, मैं सीमांत चेतना मंच का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। विशेषकर प्रदीपन जी और सीमांत चेतना मंच के अन्य जितने पदाधिकारी है, उन्होंने पहले भी मुझे एक बार पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस विषय पर और इससे संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बुलाया था। अभी जब मेरा परिचय करवाया जा रहा था तो उसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। मैं समझता हूँ उस समय से लेकर अब तक चीन और हिंदुस्तान को लेकर, इसके आपसी रिश्तों को लेकर और भविष्य की रणनीति को लेकर काफी परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही सामयिक होगा। चीन की जब हम चर्चा करते हैं और खास करके इस विषय पर तो हमने रखा है कि 62 के बाद का चीन, तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि क्या 62 से पहले का चीन अलग था और 62 के बाद का चीन अलग है, क्योंकि हमें जो एक डिमार्केशन लाइन खींचनी पड़ रही है। मैं समझता हूं जब तक हम इस मरहले को पार नहीं कर लेंगे, 62 से पहले का चीन और 62 के बाद का चीन, वैसे जहां तक चीन को देखा जाए, चीन के लिए तो शायद 62 से पहले का भारत भी उसी प्रकार का था और 62 के बाद का भारत भी उसी प्रकार का है,
ये केवल हिंदुस्तान के लिए है कि हमने चीन को समझने के लिए उसकी डिमार्केशन की है 62 से पहले और 62 के बाद। तो पहले हम देखें 62 से पहले हिंदुस्तान और चीन का क्या रिश्ता था। थोड़ा इतिहास की गहराई में जाएं तो हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों की जो गरिमा थी, जो ऊर्जा थी दोनों रिश्तों में, वो इसलिए थी कि भगवान बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार चीन में भी हुआ था और चीन ने लंबे काल तक भगवान बुद्ध के वचनों पर, जिसको कहना चाहिए, उस पर अमल भी किया और उसको आगे बढ़ाने में सहायता भी की। लेकिन 49 में जब चीन का जो शासन था वो बदल गया, चीन में एक प्रकार से कहना चाहिए कि बुद्ध का प्रभाव जो था उसके जो अगेंस्ट फोर्सेस थी, जो साम्यवादी फोर्सेस थी, जिनका ना भगवान बुद्ध से, तथागत बुद्ध से कोई ताल्लुक था, ना कन्फ्यूशियस से कोई ताल्लुक था, ना प्राचीन चीनी जो परंपराएं थी, जो आस्थाएं थी, उनसे कोई ताल्लुक था। तो माओ के नेतृत्व में साम्यवाद का जब चीन पर कब्जा हुआ, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए चीन उसी वक्त बदल गया था। तो इसलिए चाइना बिफोर 49 एंड चाइना आफ्टर 49, ये भी एक डिमार्केशन हो सकती है। लेकिन ये डिमार्केशन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान ने चीन को 49 में समझने में गलती की और उस गलती का खमियाजा हमने 62 में भुगता, और क्या उस गलती को समझने के बाद भी हम उसको ठीक करने में लगे, या हम वहीं खड़े रहे जहां 62 के हमले से पहले थे। इस विषय पर बात करने से पहले कि हम 49 में चीन का क्या बदला, हमारे चीन के संबंधों में क्या बदलाव आया। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो तिब्बत बहुत बड़ा है, ये चीन और तिब्बत के, भारत और चीन के रिश्तों को जो नहीं बिगड़े थे, या चीन जो प्रसार नहीं कर पाया था अपना भारत की दिशा में, उसका कारण तिब्बत था। अदरवाइज प्रिय मित्रों, आप सब जानते हैं कि चीन मूलतः विस्तारवादी प्रवृत्ति का देश है। चीन के आसपास, चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, और चीन के आसपास जितने छोटे देश हैं, चीन उनको धमकाता रहता है, और मोटे तौर पर चीन जो बिल्कुल कमजोर देशों पर कब्जे कर लेता है। आज चीन ने सेंट्रल एशिया के 4 बड़े देशों पर कब्जा किया हुआ है। मंचूरिया पर चीन का कब्जा है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर चीन का कब्जा है, और मंगोलिया के आधे हिस्से पर चीन का कब्जा है, और 49 के बाद 50 से 59 तक उसने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। तो इसलिए चीन मूलतः विस्तारवादी देश है। इस चीन की इस वृत्ति को हमें ध्यान में रखना चाहिए था 47 के बाद। लेकिन दुर्भाग्य से हम जब मैं हम कहता हूं तो इसका मतलब भारत के लोगों की मैं बात नहीं करता, मैं भारत सरकार की बात करता हूं। भारत के लोग तो शायद चीन के बारे में शुरू से ही कोई बहुत उस प्रकार का प्रभाव नहीं रखते थे कि चीन भारत का मित्र है। चीन की विस्तारवादी नीति को भारत के लोग समझते थे, लेकिन भारत 1947 के बाद भारत पर जिन लोगों की सरकार बनी, और उनमें से भी खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और के.एम. पणिक्कर जो हमारे राजदूत थे, और तीसरे कृष्णा मेनन जो नेहरू जी के डिफेंस मिनिस्टर थे, इन तीनों का दृष्टिकोण चीन को लेकर ये था कि चीन हमारा मित्र है, चीन हमारा मित्र हो सकता है, यदि हम चीन के साथ मिलकर चलेंगे तो हम काफी प्रगति कर सकते हैं। अब के.एम. पणिक्कर हमारे राजदूत थे, और उनके बारे में सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि पणिक्कर चीन में हिंदुस्तान के राजदूत हैं, या चीन में, जहां हिंदुस्तान में आकर चीन के राजदूत का निर्वाह करते हैं। कृष्णा मेनन भी लगभग उसी कैटेगरी के थे, और वो भी चीन के समर्थन में रहते थे। और पंडित जी की स्थिति ये थी कि वो चीन के खिलाफ एक लाइन सुनना नहीं चाहते थे, और उसका कारण शायद ये था। एक मैं ये छोटी सी किताब की चर्चा करूंगा जिसमें पंडित नेहरू को समझने का प्रयास किया है। 42 में एक हीरालाल सेठ जो नेहरू जी के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, नेहरू जी प्रशंसा में लिखी थी, और कांग्रेस के भीतर जो नेहरू का विरोध था उसको उसका उत्तर देने के लिए वो किताब लिखी थी। किताब का नाम था, आप हैरान होंगे, रेड स्टार ओवर ईस्ट। जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा कि ये रेड स्टार ओवर ईस्ट किसकी बात कर रहा है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन हो रहे हैं उनमें से किसी हीरो की बात कर रहा होगा। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें नेहरू को उसने रेड स्टार ऑफ द ईस्ट की, पूर्व में एक रेड स्टार उत्पन्न हुआ है,
उसको वो पंडित नेहरू को रेड स्टार मान रहे थे। तो चीन में माओ रेड स्टार उत्पन्न हुआ था। तो प्रैक्टिकली दोनों रेड स्टार आपस में मित्रता करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान का रेड स्टार जो है वो चीन के रेड स्टार को समझ नहीं पाया और हमने तिब्बत की बलि चीन के आगे दे दी और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो मित्रों, मैं समझता हूँ चीन के साथ हमारे जो रिश्ते बनने बिगड़ने की जो शुरुआत हुई, आधुनिक काल की मैं बात करता हूँ, पुराने युग की बात नहीं करूंगा, उसमें बहुत बड़ा जो भूमिका रही तिब्बत के प्रश्न की रही और उसमें भी बहुत ज्यादा हमने तिब्बत का बलिदान चीन को दे दिया। उससे हमारे रिश्तों में एक प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आया। अब प्रश्न है कि तिब्बत के बलिदान से नेगेटिव भाव उत्पन्न हुआ या पॉजिटिव भाव उत्पन्न हुआ। भारत ने जब कहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पणिक्कर और कृष्णा मेनन की जो त्रिमूर्ति थी, इन्होंने तो तिब्बत का बलिदान शायद इसलिए दिया था कि यदि चीन को तिब्बत बलि रूप में दे दिया जाएगा तो चीन की भूख शांत हो जाएगी और चीन भारत में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ बलि देने से पहले इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब तिब्बत की बलि दे दी जाएगी तो चीन हमारे सिर पर खड़ा हो जाएगा। तिब्बत को वैसे भी दुनिया की छत कहा जाता है, तो शत्रु छत पर आ जाएगा और जो रणनीति का क ख ग भी नहीं जानता वो भी जानते हैं कि यदि शत्रु छत पर खड़ा हो और दूसरा पक्ष नीचे आंगन में हो तो जीत की संभावना किसकी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से सिर पर खड़े शत्रु को भी देखकर हम शायद चौकन्ने नहीं हुए, क्योंकि हम सिर पर खड़े शत्रु को देखकर उसकी खुशामद करने में लगे रहे। या फिर इसको साधारण भाषा में असमिया में भी एक मुहावरा आता है कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं और समझते हैं बिल्ली चली गई। हम लोग बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करते रहे। जहां पर आपने ये सोचा होगा ये बिल्ली चूहे नहीं खाती, बिल्ली बड़ी शालीन है, लेकिन बिल्ली इतनी शालीन नहीं थी और 62 के बाद उस बिल्ली ने, उस चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान को बुरी तरह पराजित किया। ये हमारी चीन और हिंदुस्तान के संबंधों की हिस्ट्री का पहला अध्याय है, जिसके बाद जिसको स्टडी करने के बाद, जिसका मेरिट डीमेरिट स्टडी करने के बाद हम दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे। यदि कुल मिलाकर इस अध्याय की बात की जाए तो इस अध्याय में मैं समझता हूं चीन का इसमें इतना दोष नहीं है। चीन ने अपनी इच्छा कभी भी नहीं छिपाई। चीन का जो तिब्बत को लेकर, भारत को लेकर दृष्टिकोण था वो शुरू से ही ज्ञात था और चीन के जो नेता थे, चाउ एन लाई थे, माओ थे और दूसरे जितने नेता थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी इंटेंशन बता भी रहे थे। लेकिन हमने उस इंटेंशन को पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ कर दी या उसको समझ नहीं पाए। चीन ने तो बहुत साफ रूप में कहा था कि तिब्बत हथेली के समान है और जिसकी 5 उंगलियां हैं, उस 5 उंगलियों में उसने एक अरुणाचल प्रदेश को बताया था, एक लद्दाख को बताया था, एक सिक्किम को बताया था और एक भूटान को बताया था। इस प्रकार से 5 उंगलियों की उसने चर्चा की थी और कहा था हथेली पर कब्जा करने के बाद जब हथेली हाथ आ जाती है तो उंगलियों को भी साथ ही लाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से चीन के जो उन दिनों अखबार छपते थे, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी, तो जितने अखबार छपते थे वो सब सरकार का ही दृष्टिकोण देते थे, प्राइवेट तो वहां अखबार ही नहीं। उस चीन के आधिकारिक अखबार ने पंडित नेहरू के बारे में टिप्पणी की थी, रनिंग डॉग ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मैं समझता हूं इससे सख्त भाषा का प्रयोग कोई देश कर ही नहीं सकता था और इसके बावजूद हमने चीन को कैसे रोका जाए, चीन का सामना कैसे किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इसके लिए हमने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रिय मित्रों, उस वक्त स्थिति ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी सरकार नई नई बनी थी, तो जितने आईएएस ऑफिसर होते थे वरिष्ठ और कनिष्ठ, उनके बीच में कई बार मीटिंग लिया करते थे, उसमें उनको प्रोत्साहित करते थे कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, अपने मन की बात बोलिए, ताकि सभी जगह से मुझे अलग अलग विचार आए, उसके आधार पर मैं आगे नीति बना सकूं। जैसे एक बार माओ ने भी कहा था कि हजारों सैकड़ों फूलों को खिलने दो, और जब फूल खिले तो माओ को पता चल गया कौन कौन सा फूल खिल रहा है, तो उसको बुरी तरह कुचला। तो पंडित नेहरू भी ऐसा किया करते थे। तो एक आईएएस अधिकारी ने शायद जिक्र किया कि हमें चीन से सतर्क रहना चाहिए और चीन का मुकाबला करने के लिए हमें अभी से रणनीति बनानी चाहिए और खास करके सैनिक क्षेत्र में हमें रणनीति बनानी चाहिए। तो रिकॉर्ड में आता है कि पंडित नेहरू बड़े क्रुद्ध हुए और उसने कहा कि आप ये सोचते भी कैसे हो कि चीन हमारा शत्रु हो सकता है।
इसका मतलब आपके बेसिक थिंकिंग में गड़बड़ है। और जो हम चीन को शत्रु मानकर चलेगा, वो भारत को समझ ही नहीं सकता। तो 62 तक हिंदुस्तान की कुल मिलाकर इस चीन के प्रतिनिधि ये थे। और ने चीन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चीन ने ऐसा कोई छुपाकर काम नहीं किया। एक दो मैं और उदाहरण देकर दूसरे चैप्टर की ओर चलूंगा। 54 में या 56 में, आई एम नॉट श्योर कौन सा सन था, शायद 54 था, तथागत शाक्यमुनि बुद्ध की 25वीं जयंती थी। तो हिंदुस्तान ने बहुत उल्लास से और उत्साह से मनाई थी। जैसे इस बार वर्चुअल बैसाख के नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो कोरोना के कारण कार्यक्रम उस प्रकार का नहीं हो सका, लेकिन विश्व भर के जो बौद्ध संस्थान और बौद्ध देश है और हिंदुस्तान ने मिलकर इस प्रकार का भगवान बुद्ध का वर्चुअल बैसाख के नाम से कार्यक्रम किया। उस वक्त इसको प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो उसमें दलाई लामा को बुलाया गया था, परम दलाई लामा आए थे। तो परम दलाई लामा ने चीन जो कर रहा है उसकी सचमुच की एक पंडित जी को स्थिति बताई कि क्या है। और पंडित जी ने उसका जवाब यही दिया कि आप लोग अब चीन के साथ रहना सीखो, क्योंकि चीन को तो आप रोक नहीं सकते। चीन आपको ऑटोनॉमस मानता है, अपना हिस्सा मानता है, तो आप भी उसको स्वीकार करो। और नाउ यू शुड लर्न टू लिव विद चाइनीज। तो शायद जो उत्तर था, उन्होंने कहा कि क्योंकि तिब्बत की सीमा चीन से तो लगती है, एक हिंदुस्तान से लगती है, दूसरी चीन से लगती है। उन्होंने कहा कि वी नो हाउ टू लिव विद चाइनीज। हमारा तो हजारों सालों से सीमा है, तो वी नो हाउ टू लिव विद चाइनीज। लेकिन अब यदि जो स्थिति ऐसी चलती रही तो सीमा आपकी चीन से लगनी शुरू हो जाएगी। देन रादर यू शुड लर्न हाउ टू लिव विद चाइनीज। आपको सीखना चाहिए कि चीन के साथ कैसा रहना है। और प्रिय मित्रों, मैं समझता उस वक्त भी हिंदुस्तान ये सीख ही लेता कि चीन के साथ कैसा रहना है, तब भी शायद 62 की स्थिति ऐसी ना होती। 62 में हमारी पराजय हुई और अपमानजनक पराजय हुई, भयानक पराजय हुई। और वो पराजय सेना की हुई या सरकार की हुई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। उससे अपने सब मित्रों को स्पष्ट हो जाएगा कि आम भारतीय के दिमाग में क्या चला हुआ था। हमने एक बहुत साल पहले पटियाला पंजाब का एक शहर है, उसमें एक कार्यक्रम किया था भारत तिब्बत सहयोग मंच का। तो जैसे आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है बातचीत करने के लिए, उस वक्त भी मुझे पटियाला के लोगों ने बुलाया था, मैं वहां गया। तो अपने व्याख्यान में मैंने 5-6 बार कहा कि 62 में भारत की सेना हार गई थी। तो 2-4-5 बार सुनने के बाद एक लंबा चौड़ा सरदार खड़ा हो गया, बूढ़ा था। तो वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था मेरी बात सुनकर। तो उसने मुझे कहा कि आप बार बार क्या कह रहे हो कि भारत की सेना हार गई थी। वो इंडियन आर्मी में सूबेदार रहा होगा उस वक्त, जब 62 की लड़ाई हुई थी तो सूबेदार रहा होगा, तो उसने उस लड़ाई में हिस्सा लिया होगा। तो मैंने कहा सरदार जी, इसमें नई बात क्या कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ सीक्रेट, सब जानते हैं। उसने कहा नहीं, वो थोड़ा वो इमोशनल हो गया। उसने कहा नहीं, आप इसको इस प्रकार मत कहिए, आप कहिए कि हिंदुस्तान की सरकार हार गई थी। उसने कहा हिंदुस्तान की सेना चीन से हार जाएगी? चीन की सेना हमारे सामने क्या थी? उसने कहा आई वाज पार्टिसिपेंट इन दैट वॉर, मैं उस लड़ाई में हिस्सेदार था। और चीन का सैनिक हमारे सामने कुछ भी नहीं था, वो तो हमें देखकर डरते थे। लेकिन उसने कहा हमारे पास हथियार नाम से कुछ नहीं था, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमारे पास जूते नहीं थे, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, गोलियां नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। हम प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की छोड़ी हुई राइफलों से लड़ाई लड़ रहे थे और चीन के पास सभी आधुनिक हथियार थे। उसने कहा इसलिए आप उसने कहा मैंने बहुत से चीनी मारे, हमें देखकर तो चीनी डरते थे। मित्रों, इसलिए 62 में इंडियन आर्मी हार गई ऐसी स्थिति नहीं थी। इंडियन आर्मी इसलिए पीछे हटी कि इंडियन आर्मी के पास जो सरकार को प्रोवाइड करना था, यानी जो भूमिका इंडियन आर्मी को करनी थी वो एक पक्ष था, जो भूमिका भारत सरकार को करनी थी वो दूसरा पक्ष था। दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिका करते तो 62 में जीता जा सकता था। लेकिन इंडियन आर्मी ने तो अपनी भूमिका निभाई, लेकिन भारत सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा सकी। भारत सरकार ने भारतीय सेना के साथ विश्वासघात किया। हिंदुस्तान के सैनिकों ने तो, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही, आप अरुणाचल प्रदेश से
भालुकपोंग से तवांग जाएंगे तो रास्ते में जसवंतगढ़ नाम का एक गांव आता है। उस गांव में भारत के एक सैनिक ने, जिसका नाम जसवंत सिंह था, उत्तरांचल का रहने वाला था, उत्तराखंड का रहने वाला था, उसने अकेले 3 दिन चीनी सेना को रोके रखा और इतने चीनी सैनिक मारे कि आज भी इंडियन आर्मी के लोग कहते हैं कि इस स्थान पर जो लड़ाई हुई उसके बाद भारतीय सेना को भी लगा कि चीन की सेना पर आज ये नहीं है, उसको हराया जा सकता है, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, इवन देन हम चीन की सेना को हरा सकते हैं। उसमें नया उत्साह आया। ये मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि 62 का जो इंसिडेंट हुआ, जब लड़ाई हुई, उसमें जो हमारी पराजय हुई, उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण भारत सरकार की नीतियों का था। और खास करके ये जो त्रिमूर्ति थी, नेहरू की, पटेल की, नेहरू की, मेनन की, पटेल की तो उस वक्त डेथ हो चुकी थी, मेनन की और के.एम. पणिक्कर की, इस त्रिमूर्ति की नीतियों के कारण 62 में भारत हारा। लेकिन प्रिय मित्रों, इसमें एक बात और मैं कह के अपनी द्वितीय चैप्टर की ओर चलूंगा। जिस वक्त चीन में माओवादी सिविल वॉर में जीत गए या कम्युनिस्ट जीत गए, तो वहां की जो चांग काई शेक की सरकार थी वो धीरे धीरे हटना शुरू हुई। तो चीन के एक हिस्से पर चांग काई शेक की सरकार रही और बहुत बड़े हिस्से पर माओ की सरकार बन गई। तो जो मूल रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उसकी सरकार ताइवान तक सीमित रह गई और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा कम्युनिस्टों के कब्जे में आ गया। उन्होंने देश का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। लेकिन यूएनओ में जो मेंबर था वो ताइवान था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना था। ताइवान यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर था। उस वक्त अमेरिका ने भी और कुछ सीमा तक रूस ने भी भारत सरकार से आग्रह किया कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सदस्य बनाया जाएगा। यानी ये अमेरिका की ओर से भी और रशिया की ओर से भी भारत को ऑफर थी कि आप यदि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। मित्रों, जिस त्रिमूर्ति ने, जिस सरकार ने 62 की लड़ाई में पराजय की सारी भूमिका तैयार की, उसी प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस जो ऑफर थी इसका जवाब दे दिया कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिलना चाहिए, ये माओ के चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलनी चाहिए। तो आखिर नेहरू ऐसा क्यों कर रहे थे? दिस वाज नॉट नॉर्मल बिहेवियर, दिस वाज अब नॉर्मल बिहेवियर। यानी चीन जो कर रहा है, इट इज रिटन ऑन द वॉल, ये सबको दिखाई दे रहा है। चीन तिब्बत को हड़प कर रहा है, चीन हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और एवरीथिंग वाज टू क्लियर। लेकिन उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरशिप मिल रही थी उसको, ऑफर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? उसका उत्तर भी नेहरू ने दिया कि उससे चीन नाराज हो जाएगा। चीन नाराज हो जाएगा तो शायद यूएनओ को ही छोड़ दे, यूएनओ को छोड़ देगा तो यूएनओ सफल हो जाएगा, यूएनओ सफल हो जाएगा तो फिर विश्व शांति कैसे रहेगी? मित्रों, मैं समझता हूं नेहरू के वक्त हिंदुस्तान इतना पावरफुल नहीं था कि वो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यथार्थ की भूमि पर हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं थी और उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूएनओ का क्या बनेगा, विश्व शांति का क्या बनेगा, यूएनओ टूट जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा, नाराज होने से तूफान आ जाएगा, तूफान में अमेरिका बह जाएगा, रूस की टांग टूट जाएगी, सब दुनिया भर की कहानियां सुनाते रहते थे। यानी यथार्थ में यदि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका की बात स्वीकार कर लेते सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए, तो आज दुनिया की हिस्ट्री अलग होती, हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी अलग होती। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और वो जो सीट थी वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जो माओ का चाइना था, उसको मिली और आज उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। लेकिन 62 के बाद का, जैसे भाई ये तो 62 से पहले का एक चैप्टर हुआ जो मैंने पृष्ठभूमि के रूप में दिया है, लेकिन 62 के बाद का जो चीन था और उसको लेकर हिंदुस्तान की रणनीति क्या रही? मित्रों, मैं समझता हूं जब हम 62 में हारे तो कम से कम
हिंदुस्तान उस बात की तैयारी कर सकता था कि यदि अगला युद्ध हुआ तो हमारी स्थिति उस प्रकार की ना रहे। मैं समझता हूँ कि दोनों स्थितियों में सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और जिसको कहना चाहिए कि इन एवरी स्फीयर हिंदुस्तान को उस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए थी। और कुछ तैयारी की भी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ने तैयारी नहीं की, बस एक ही है कि चीन ने 62 की लड़ाई में एक बात देख ली कि यदि कल फिर लड़ाई होती है और तिब्बत के क्षेत्र में ही लड़ाई होती है तो उनकी सप्लाई लाइन टूट ना जाए, क्योंकि जब चीन ने तिब्बत 62 की लड़ाई हुई थी, आखिर लड़ाई तो उसी क्षेत्र में ज्यादा हुई थी और लद्दाख क्षेत्र में हुई थी, तो चाइना ने जो रिव्यू किया था कि यदि कल फिर लड़ाई होती है तो दिक्कत क्या आएगी, तो सप्लाई लाइन टूट जाएगी। लंबी लड़ाई में सप्लाई लाइन काबू चालू रखना आसान नहीं होगा। उसी वक्त चीन ने निर्णय किया था कि लहासा तक रेलवे लाइन बिछा दी जाए। जब ये खबर आई ना कि चीन लहासा तक रेलवे लाइन बिछा रहा है, तो हंगामा हो गया कि हाउ इट इज पॉसिबल, तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन चीन ने निर्धारित समय से पहले लहासा तक रेलवे लाइन लेकर आ गया। अब वो कह रहे हैं कि उसी रेलवे लाइन को नेपाल की सीमा तक भी ले जा रहा है और हिंदुस्तान की सीमा तक भी जा रहा है। प्रिय मित्रों, 62 के बाद इस पूरे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में हमें और नॉर्थ वेस्ट में भी, जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि चीन की सीमा हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है। सप्त सिंधु क्षेत्र से लेकर किरात क्षेत्र तक हमारी सीमा लगती है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में हमें भी उस प्रकार का, जिसको कहना चाहिए कि रोड ट्रांसपोर्ट का या रेलवे ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या दिया, आप ये देखिए, लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट थे कुशोक बकुला रिम्पोछे। लद्दाख जो है, लद्दाख जाने के लिए, लद्दाख का सीमा चीन से लगती है, तिब्बत से लगती है, और तिब्बत से लगती जाने चीन का जब कब्जा होगा तो चीन से लगती है। लेकिन लद्दाख जाने के लिए केवल एक ही सड़क है, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लद्दाख। ले यदि उसके रास्ते में बिल्कुल स्कर्दू के आसपास पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो लगता है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का कब्जा है और पाकिस्तान की सेना वहां रहती है। अब यदि पाकिस्तान की सेना लड़ाई के दिन वो सड़क को काट दे, जैसा कारगिल युद्ध में उसने बहुत बार कोशिश किया, तो लद्दाख का हिंदुस्तान से संबंध ही टूट जाए। तो इसलिए कुशोक बकुला रिम्पोछे, जो मेंबर पार्लियामेंट से लद्दाख से, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बार बार कहा कि साहब, आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लाहौल स्पीति होते हुए लेह को जोड़ने वाली सड़क बनाइए, ताकि एक सड़क कट जाए तो दूसरी सड़क अल्टरनेटिव रूट तो हो। लेकिन प्रिय मित्रों, पार्लियामेंट के भी और नेहरू की चिट्ठियां भी रिकॉर्ड में हैं, वो कुशोक बकुला रिम्पोछे को कहते रहे वो वायबल नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, खर्चा बहुत है, लाभ कुछ नहीं है। अब वो सड़क बन गई है। बाद में जिस वक्त लगा कि उस सड़क के बिना चारा नहीं है और वो सड़क बनी, अब कंप्लीट है और 6 महीने सर्दियों के दिनों में बीच में बंद रहती है, लेकिन अब आर्मी उसको भी ठीक कर रही है। मेरा मतलब जो मोस्ट एसेंशियल लाइफ लाइन थी, उस लाइफ लाइन को पंडित जी रिकॉर्ड में रख क्या, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो जाल बिछना चाहिए था रेलवे का और सड़कों का, वो नहीं बिछा। और सबसे बड़ी बात, चीन ने परमाणु बम बनाकर एक स्टेप हिंदुस्तान से आगे हो गया और हिंदुस्तान ने परमाणु बम बहुत बाद में विस्फोट किया, वो भी तब जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। यानी चीन उस दिशा में चल पड़ा था। 62 के बाद जो कमियां उसको आई थी, उसने उसको दूर करने की कोशिश कर दी थी। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, जब नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सीमा तिब्बत से चीन से लगती है, उसकी तैयारी करने के लिए हम बहुत कम रहे। लेकिन प्रिय मित्रों, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, 62 की लड़ाई में इंडियन आर्मी, देखिए भारत सरकार को गुस्सा हार से आया कि नहीं आया, गॉड नोस। भारत सरकार ने, क्योंकि 62 के तुरंत बाद भारत सरकार ने कुछ ऐसा उदाहरण दिया हो या ऐसा व्यवहार किया हो कि वो चीन को साइड लाइन करना चाहता है या चीन की रणनीति का डिप्लोमेसी में जवाब देना चाहता है, ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। लेकिन आर्मी बड़ी क्रुद्ध थी। उसके कुछ साल बाद ही नाथुला में चीनी आर्मी ने वही ड्रामा दोबारा शुरू कर दिया कि थोड़ा इंडियन आर्मी पर अटैक करना, कुछ आगे बढ़ना, कुछ ऐसा करना।
लेकिन नाथुला में ये तो भारत सरकार का तो उस वक्त भी यही निर्णय था कि हमें कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। तो लेकिन नाथुला में इंडियन आर्मी के जो लोग उन दिनों उस वक्त वहां थे, दे टुक ए बोल्ड डिसीजन और चीन की आर्मी को पीछे नहीं हटना पड़ा। चीन ने लगभग झुककर समझौता किया। जैसे 62 में चीन ने खुद कह देते हम सीज फायर कर रहे हैं, यदि इंडिया लड़ना चाहते हो लड़े, नहीं तो हमारी ओर के पास बंद है। तो उसी प्रकार इंडिया ने खुद सीज फायर किया वहां कि हम सीज फायर कर रहे हैं, अब इंडिया चीन लड़ना चाहते तो हम तैयार हैं। नाथुला वाज टर्निंग पॉइंट इन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जहां तक मॉरेल का प्रश्न है, वो टर्निंग पॉइंट हमारे इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में से हुआ। प्रिय मित्रों, 62 के बाद भी हम उस दृष्टि से चीन का देखिए, चीन का मुकाबला करने के लिए हम तैयारी नहीं कर सके और इसके एक कारण है। चीन ने डिसाइड कर लिया था कि चीन को आगे विश्व शक्ति बनना है, लेकिन हिंदुस्तान ने डिसाइड नहीं किया था कि हमें क्या बनना है। हिंदुस्तान ने अपने लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो ब्लूप्रिंट इसी प्रकार का था कि हमें विश्व शक्ति नहीं बनना है, हमें विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण करने, वी विल नॉट बी एजेंडा सेटर, हम फॉलोअर होंगे, वी विल सिंपली रिएक्ट। जब कभी कुछ होगा तो हम रिएक्ट करेंगे, वी विल रिएक्ट इन द राइट वे और रॉन्ग वे, लेकिन वी विल सिंपली रिएक्ट, वी विल नॉट बी एजेंडा सेटर। चाइना ने डिसाइड किया कि वी विल बी एजेंडा सेटर इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम एजेंडा सेटर होंगे। और 62 के बाद का जो चाइना का बिहेवियर है, वो एजेंडा सेटर का बिहेवियर है, और हिंदुस्तान का जो व्यवहार है, हिंदुस्तान की सरकार का जो व्यवहार रहा, वो एजेंडा सेटर का ना होकर फॉलोअर का व्यवहार होगा। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं जिसको हमारे जहां शास्त्रों में कहा गया है कि हर देश को अपने लिए अपने निर्णय स्वयं करने पड़ते हैं। 62 के बाद हिंदुस्तान के सरकार के जो निर्णय थे, वो उसी प्रकार के ढोलमेल निर्णय थे, और प्रैक्टिकली मैं समझता हूं हमने 62 की लड़ाई से, ये नहीं कहता हमने नहीं सीखा, हम कुछ ना कुछ आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। नाउ ये 2020 जो है, ये 1962 नहीं है, हम बहुत आगे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग करके हमें विश्व राजनीति में एजेंडा सेटर बनना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। एक इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, देखिए, भारत जैसे चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, उनमें से बहुत सी देशों की सीमा हमसे भी लगती है। हमारी सीमा नेपाल से लगती है, हमारी सीमा बर्मा से लगती है, और साउथ ईस्ट एशिया से, बर्मा के माध्यम से हम सबसे जुड़े हुए हैं। ये जो छोटे छोटे देश थे, इनका चीन के साथ शुरू से टकराव है, और चीन का रूस के साथ भी, ये जो सेंट्रल एशिया के 5 देश से जो रूस के टूटने के बाद स्वतंत्र हुए, इन देशों के साथ भी चाइना का टकराव है। चाइना का लगभग 14 के 14 देशों के साथ टकराव है। ये सभी देश चीन से डरे हुए थे, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान एजेंडा सेटर बने और इस पूरे एरिया में हिंदुस्तान प्रभावी बने, ताकि चीन के भय से ये मुक्त हो सके। क्योंकि ये जानते थे कि चीन कभी भी, बाय नेचर एंड बाय हिस्ट्री, चीन कभी भी पड़ोसी को शांति से बैठने नहीं देता। चीन पड़ोसी को धमकाता है, दबाता है, जो उस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान की जो पूरी हिस्ट्री रही है, हिंदुस्तान से सांस्कृतिक जागरण तो हुआ है, हिंदुस्तान से सांस्कृतिक दूत तो सब जगह गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी ने कभी किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया। इसलिए हिंदुस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ये सारे देश जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के और आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हिंदुस्तान को लेकर आश्वस्त फील करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एजेंडा सेटर बने और हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर चले, तो उनको सुख शांति होगी। लेकिन जब हमने तिब्बत का साथ छोड़ दिया और तिब्बत को मरने दिया और तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया, तो ये सारे देश जो कभी हिंदुस्तान के आभा मंडल, कहना चाहिए आभा मंडल का हिस्सा ही थे एक प्रकार से, वो सारे देश निराश हुए और वो फिर धीरे धीरे चीन की ओर देखने लगे। प्रिय मित्रों, भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है, वो 2014 के बाद बदला है। 2014 से पहले भारत सरकार का जो दृष्टिकोण था, वो चीन को प्रसन्न करने का था, और इतना ही था कि चीन किसी ढंग से नाराज ना हो जाए।
जिसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड चाइना थी। और कितनी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, जस्ट मैं एक दो उदाहरण कोट करूंगा। मुझे लगता है हमारे पास समय अब कम है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, किस एक्सटेंट तक हम चाइना को जो अपीजमेंट पॉलिसी उसके प्रति व्यवहार कर रहे थे। 62 की लड़ाई के बाद चीन और हिंदुस्तान के संबंध थोड़े खट्टे हो गए थे, खटास आ गई थी उनमें। लेकिन हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल जो एक प्रकार से लोग थे, उनकी इच्छा थी कि किसी ढंग से चीन के साथ एक बार फिर हम अपना व्यवहार, चीन के साथ एक बार फिर संबंध जुड़ जाए। संबंध जुड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पर जुड़े? कॉस्ट वही, चीन को किसी ढंग से प्रसन्न किया जाए। मैं इसमें हमारे जो पहले विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने इसका एक जगह उल्लेख किया। नटवर सिंह ने लिखा कि मेरे जीवन की टोटल उपलब्धि क्या है, वो काउंट करता है कि उपलब्धि क्या है मेरे जीवन की। तो उसमें लिखता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं राजीव गांधी को चीन लेकर पहुंच गया। किस चीन में लेकर पहुंच गया? जो चीन अभी भी 62 के चित्र लगाता है कि हमने भारत को हराया, वो चीन लेकर पहुंच गया। नटवर सिंह ने लिखा कि मेरे मन में बहुत इच्छा थी किसी ढंग से एक बार फिर चीन के साथ हमारे संबंध बढ़े, क्योंकि नटवर सिंह चीन में बहुत लंबे अरसे तक रहे। ये वैसे देश का दुर्भाग्य कहिए या जो मर्जी कहिए, जो चीन में इंडिया का एम्बेसडर बनकर जाता है, पहले वो के एम पणिक्कर थे और फिर नटवर सिंह भी कुछ देर रहे, तो वो चीन के गुण गाने शुरू कर देता है। और उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि किसी ढंग से हिंदुस्तान चीन के आगे थोड़ा बीन बजाना शुरू कर दे। तो नटवर सिंह लगता है कि मैं राजीव गांधी को मैंने तैयार किया कि आप चीन चलिए और चीन के साथ संबंध सुधार जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, प्रधानमंत्री यदि जाते हैं तो। लेकिन जो नटवर सिंह ने असली बात लिखी है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़े अज्ञानी थे। इसका अर्थ ये हुआ कि नटवर सिंह ने राजीव गांधी की अज्ञानता का लाभ उठाकर जिन चीजों का उसको नहीं पता था, उस क्षेत्र में उनको मिसगाइड करके चाइना ले गए और चाइना से दोबारा हिंदुस्तान के संबंध बने। लेकिन किस आधार पर बने? वो भी उसके बाद तो नटवर सिंह ने एक्टिविज्म पकड़ लिया। एक बार फिर हिंदुस्तान ने पंचशील के गीत गाने शुरू कर दिया, और जिस दिन पंचशील की संधि हुई थी उस दिन पंचशील उत्सव मनाने शुरू कर दिए दिल्ली में। मैं कहता, तो चीन वाले भी हैरान होते होंगे कि अजीब मुल्क है, और जिस पंचशील संधि की आड़ में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, उसी पंचशील संधि को हमने फिर माथे पर स्टिकर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जिस पंचशील संधि के बारे में राम मनोहर लोहिया ने कहा था और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब चीन के साथ, तिब्बत के साथ इस प्रकार की बातें कर रही थी, तब उन्होंने कहीं एक जगह जिक्र किया था कि राजनीति में इस प्रकार की चीजें नहीं होती। और राम मनोहर लोहिया ने लिखा ही कि राजनीति में पंचशील नहीं होता। और आप जिस पंचशील की बात कर रहे हो, उस पंचशील की आड़ में राम मनोहर लोहिया ने नेहरू को कहा था कि चीन आपके दिल्ली में दरवाजे तक पहुंच जाएगा पठानकोट से होता हुआ। तो जाने जिस पंचशील के कारण हमने धोखा खाया, उसी पंचशील को फिर सिर पर लेकर दिल्ली में नाचना शुरू कर दिया। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई 2014 से पहले मैं उस ढंग से डिमार्केशन नहीं भी कर सकते हम, लेकिन मोटे तौर पर आज तक भारत सरकार की नीति किसी भी ढंग से चीन को प्रसन्न करने की थी। और बात जहां तक बढ़ी कि 62 में हमने एक प्रस्ताव पास किया था संसद में कि चीन ने हिंदुस्तान से जितनी धरती जबरदस्ती कब्जे में की है उसको हम छुड़ाएंगे। लेकिन 2000 तक आते आते अब समझिए कि 2000-2010 जब बीच में बहुत से शासक दल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो रेजोल्यूशन इररिलेवेंट, अब स्थितियां बदल गई, अब उसकी क्या महत्ता है, उसको भूल जाना चाहिए। यानी जो आपने संकल्प पास किया कि हम चीन से हिंदुस्तान की धरती मुक्त करवाएंगे, अब उस संकल्प को भूल जाइए। ये मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं कि हमारा लगभग आप समझिए 21वीं शताब्दी से पहले तक चीन के प्रति भारत सरकार की जो नीति थी, वो इस प्रकार की नीति थी जिसको कहना चाहिए फॉलोअर की नीति थी, एजेंडा सेटर की नीति नहीं थी। प्रिय मित्रों,
आज चीन जो है, मैं समझता हूं भारत ने भी ये निर्णय किया है, जब भारत का विजन है, जब भारत का संकल्प है कि भारत विश्व राजनीति में कहीं न कहीं एजेंडा सेटर की भूमिका में आना चाहता है। आज चीन के साथ भारत की जो एक प्रकार से मैं प्रतिद्वंदिता शब्द शायद थोड़ा सख्त हो जाएगा, चीन भी विश्व राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहता है और हिंदुस्तान भी निभाना चाहता है। और दुर्भाग्य से चीन हिंदुस्तान की कॉस्ट पर निभाना चाहता है। चीन हिंदुस्तान की इंसर्कलमेंट कर रहा है। चीन ने हिंदुस्तान को घेरने के लिए जो सबसे बड़ा मोहरा चला है, चीन हिंदुस्तान की को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ मिल गया है। यानी पाकिस्तान हमें नॉर्थ वेस्ट में घेरने की कोशिश कर रहा है और चीन हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट में और इधर घेरने की कोशिश कर रहा है। और प्रिय मित्रों, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और जो हमें उस वक्त 1947 में जब उसने हमला किया था, उस वक्त छुड़ाना चाहिए था, और मुझे लगता है उस वक्त इंडियन आर्मी इस पोजीशन में थे भी, छुड़ा सकती थी, लेकिन माउंटबेटन दंपति के मोह में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर करवा दिया, मामला यूएनओ में ले गए, अभी तक अटका हुआ है। और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया था, दैट इज मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को और हिंदुस्तान के भविष्य को प्रभावित करता है। जो गिलगित है वो हमें सारी दुनिया से जोड़ता है, रोड से। देखिए, यदि पाकिस्तान ना बनता तो हम सारी दुनिया से सड़क से जुड़े हुए थे। तब हिंदुस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी। अफगानिस्तान से हम सड़क के मार्ग से ईरान और तुर्की होते हुए पूरे एशिया और यूरोप से जुड़ते थे। हमारा लैंड रूट खुला था। लेकिन पाकिस्तान बनने से वो बंद हो गया, तो कश्मीर का जो गिलगित है, गिलगित के माध्यम से हम अफगानिस्तान से जुड़ते हुए फिर ईरान और पूरे दुनिया से जुड़ते थे। लेकिन प्रिय मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन दंपति के मोह में आकर भारत सरकार ने उस वक्त जब गिलगित और बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया और रादर केस को यूएनओ में ले गए, जो अभी तक लटका हुआ है। अब वही गिलगित हमारे गले की हड्डी बन गया है। यदि गिलगित हिंदुस्तान में होता तो आज हम दुनिया से तो जुड़े ही होते। आज चीन जो हमारी घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सफल ना होता। अब चीन, पाकिस्तान और चीन की अब दोस्ती हो गई है, क्योंकि चीन को पता है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा हर्ट कहां किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का, जो लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन के हवाले कर दिया है। उसने हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और हमने उसको छुड़ाने की कोई योजना नहीं बनाई। और रादर बहुत दुख होता है इस बात को जब मैं पढ़ता हूं, एक जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित को चिट्ठी लिख रहे हैं कि यदि कुछ करना ही पड़ा तो मैं गिलगित पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूं। गिलगित जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है एक प्रकार से, पंडित जी उसको देने के लिए तैयार हैं। प्रिय मित्रों, आज उसी गिलगित के माध्यम से चीन जो है वो कराकोरम रोड बना रहा है। चीन हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन इकोनॉमिक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक पैक्ट है, उसी रास्ते से होकर बना रहा है। चीन सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है, जो हिंदुस्तान को घेरने के लिए बन रहा है। यदि गिलगित हमारा हिंदुस्तान के पास होता, हमने जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आजाद करवा लिया होता, तो सीकियांग से जो अपने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी से जो सड़क चीन ने अभी बनाई कराकोरम रोड के नाम से, गिलगित होती हुई इस्लामाबाद होती हुई, वो एक प्रकार से बलोचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचती है, जहां चीन अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। ये हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश हो रही है। प्रिय मित्रों, चीन हिंदुस्तान को पूरे सागर में जगह जगह हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रकार से अड्डे बना रहा है। वो छोटी सरकारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो मालदीव की सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लगभग कर ही दिया था। वो लंका की सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में अपने अड्डे बना रहा है। यानी जिस प्रकार कभी महासागरों पर यूरोप का कब्जा था और यूरोप ने सारी दुनिया में अपना साम्राज्य बना दिया था, चीन आज उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ सागरों पर अपना कब्जा करना चाहता है और हिंदुस्तान की घेराबंदी की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान उसके उत्तर में क्या कर रहा है? आज तक हिंदुस्तान ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा।
लेकिन प्रिय मित्रों, अभी आपके ध्यान में होगा जब हिंदुस्तान ने उत्तराखंड में लिपू लेक तक सड़क बना दी तो नेपाल ने थोड़ा विरोध किया कि ये गड़बड़ है। तो हमारे सेनापति जो हैं उनकी स्टेटमेंट आई थी कि नेपाल खुद विरोध नहीं कर रहा, किसी के कहने पर कर रहा है। वो किसी कौन है, किसके कहने पर रखा है, वो चीन के कहने पर कर रहा है। यानी वो भारत सरकार का भी जो ये कहना किसी के कहने पर कि आप भाई कहते हो हमें कोई चिंता नहीं है। ये चाइना पाक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिल्क रोड बना है हिंदुस्तान में, इसमें पार्टिसिपेट करने में क्या कर दिया है। मालदीव में जो सरकार हिंदुस्तान के अगेंस्ट थी, वो सरकार इस पर हार गई और दूसरी सरकार आई है तो वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई आर्थिक दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बहुत तरक्की की है। दुनिया भर का बहुत सा माल चीन ही सप्लाई करता है। चीन की बनी हुई चीजें दुनिया भर में बिकती हैं और दुनिया भर के लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीप लेबर मिलती है। और दूसरी बात यह है वहां उस प्रकार का टेंशन नहीं क्योंकि कम्युनिस्ट रूल है। वहां सरकार जो है जो कहती है वही होता है। वहां मानवीय स्वाधीनता और ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स वो राइट्स और ऐसा कुछ माने बाकी कुछ नहीं है। वहां डिक्टेटरशिप है एक प्रकार से। उस डिक्टेटरशिप में लोग जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उनको लगता है वहां शांति है, वहां इन्वेस्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन प्रिय मित्रों, अब कोरोना को लेकर जो चीन ने व्यवहार किया है उससे चीन का एक इमेज बना है कि चीन को शेष विश्व की कोई चिंता नहीं है। चीन अपने ही करोड़ों लोग मरवा सकता है, बाकी कितने मरते हैं कितने नहीं मरते चीन को इस बात की चिंता नहीं है। यानी चीन का जो ट्रू कैरेक्टर है वो कोरोना क्राइसिस में लोगों के सामने आ रहा है। ये जो वायरस है ये चमगादड़ से आया है कि लैब से निकला है, जब बना है, जब दुनिया से पार हो गया है, इनमें बहस होती रहेगी। लेकिन एक बात में बहस नहीं कभी होगी, वो डिसाइडेड एक प्रकार से निष्कर्ष है कि चीन ने वायरस की बात को छुपाया और उस छुपाने के कारण दुनिया भर में ये फैला और जिसके कारण ना तो उसको जो अब साइंटिस्ट लगे हुए उसकी गर्दन पकड़ने में वायरस की, वो शुरू में नहीं एफर्ट्स कर सके और उसके कारण दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल गया है। चीन का जो एंटी ह्यूमन चेहरा है एक प्रकार से, वो इस बार पहली बार दुनिया के सामने आया है। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं और ये एंटी ह्यूमन चेहरा जो है, इससे चीन का जो अभी पिछले कुछ सालों से छवि बन रही थी, चीन आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, चीन ऐसा कर रहा है और चीन छोटे देशों की मदद कर रहा है, कुछ पैसे देता भी था, छोटे मोटे देशों को देता भी था, लेकिन अब उसका वो सारा मुलम्मा उतर गया है। और इस वक्त चीन एक प्रकार से कहना चाहिए कि संकट के चौराहे पर खड़ा है और ये उसका संकट अपना क्रिएट किया हुआ संकट है। चीन इस मामले में ट्रांसपेरेंट नहीं है। कोरोना के मामले में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। लाखों लोग मर रहे हैं, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। जाने चीन का जो ये अभी नया चेहरा आया है, इससे चीन की छोटे देशों में भी बड़े देशों में भी एक प्रकार से गरिमा को चोट पहुंची है। और दूसरी बात, वहां से इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है वो लोग वहां से निकलने की फिराक में है। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हम चीन के संकट का लाभ उठाएं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो उस प्रकार का नहीं है कि दूसरा संकट में दलदल में धंसा हुआ है, हमें दो पत्थर मारकर उसको और दलदल में धंसाना चाहिए। वो दलदल में धंसा हुआ नहीं है, वो उसकी स्ट्रेटेजिकल फेलियर हो रही है। उसने कोरोना को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी में वो फेल हो गया है। वो देखिए, चीन इस वक्त दया का पात्र नहीं है। चीन इस वक्त धूर्त की श्रेणी में आ गया है, उसका इमेज धूर्त का बन गया है और उस धूर्त के इमेज के कारण वहां से लोग भाग रहे हैं। और भारत सरकार ने भी अभी पीछे कहा कि हिंदुस्तान की कुछ कंपनियां जो ये कोरोना के संकट के कारण उनके शेयर के मूल्य गिर रहे थे, तो चीन की कुछ कंपनियों ने शेयर खरीद कर उस पर कब्जा करना चाहा। तो भारत सरकार ने तुरंत उस पर कहा कि हिंदुस्तान की सरकार की अनुमति के बिना इस प्रकार का कोई शेयर नहीं खरीदा जा सकता। जो हमारे पड़ोसी देश है, बाकी देशों के लिए जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन है और कौन खरीद रहा है सबको पता है। बांग्लादेश तो नहीं खरीदेगा, नेपाल तो नहीं खरीदेगा, बर्मा तो नहीं खरीदेगा, चीन ही खरीद रहा है, चीन की कंपनियां खरीद रही है। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं इस संकट काल में इंडिया का जो बिहेवियर रहा है कोरोना को लेकर, भारत का बिहेवियर इस काल में
पहली बार एजेंडा सेटर की भूमिका में आया। पहली बार विश्व के दूसरे देशों को लग रहा है कि भारत इक्वल का पार्टनर है और भारत के साथ बैठकर बराबर पर बात की जा सकती है और भारत की बात की महत्ता है, उसकी बात को सुना जाना चाहिए। और जो स्ट्रेटजी बना रहा है हिंदुस्तान या दूसरे देश मिलकर, वो मिलकर बना सकते हैं। नाउ इंडिया इज नॉट बिहेविंग लाइक ए फॉलोअर कंट्री, इंडिया इज बिहेविंग लाइक ए एजेंडा सेटर कंट्री। तो प्रिय मित्रों, चीन का जो बिहेवियर रहा है, चीन का जो इस वक्त की रणनीति है, वो मानव विरोधी है और भारत की जो रणनीति है, वो मैं समझता हूं जिसका भारत का जो बॉटम लाइन है भारत के पूरे चिंतन की, सर्वे संतु निरामया, उस नीति को लेकर चला। और मुझे लगता है इस पूरे संकट में भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। चीन आर्थिक संकट में घिरा हुआ है, उसका लाभ भारत को मिल सकता है और भारत उसको उस लाभ को लेकर अपने आप को एक बड़े आर्थिक, जिसको कहना चाहिए आर्थिक शक्ति के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। दूसरी बात दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो जिस गिलगित का मैंने जिक्र किया कि गिलगित हमारे लिए लाइफलाइन है, ये शायद पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने गिलगित को, लद्दाख और बल्तिस्तान को, उसको नक्शे में शामिल किया। गिलगित के बारे में शायद पहली बार भारत सरकार ने, जिसको कहना चाहिए कि सही दिशा में कदम उठाया है और आज गिलगित बल्तिस्तान में ये इश्यू उभर रहा है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो शिया समाज से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान के मुसलमान उनको बहुत तंग करते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान गिलगित बल्तिस्तान में आकर बसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां का शिया समाज माइनॉरिटी में आ जाए। वहां जो लड़ाई हो रही है एक प्रकार से पिछले कुछ सालों से, शिया समाज वर्सेस मुसलमानों की हो रही है, शिया समाज वर्सेस पाकिस्तानी मुसलमान, और शिया समाज उसमें सफरर है। गिलगित की भाषा दर्दी है और बल्तिस्तान की भाषा बल्ती है। बल्ती भाषा भूटी भाषा से मिलती जुलती है और बल्ती लोग और गिलगित के लोग जो थे वो भगवान बुद्ध के वचनों को मानने वाले लोग थे और अभी भी किसी सीमा तक भगवान बुद्ध के वचनों का वहां प्रभाव है। इस्लाम के प्रभाव के बावजूद वहां भगवान बुद्ध के वचनों का प्रभाव है। वहां टूटे हुए बिहार मिल जाते हैं। प्रिय मित्रों, गिलगित बल्तिस्तान में जो वहां की युवा पीढ़ी इतने वर्षों से पाकिस्तान के साथ वैचारिक दृष्टि से और कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार से भी लड़ रही थी, आज तक किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। आज पहली बार भारत ने कहा है कि गिलगित देखिए, पहली बार कहा, मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी में मानते नहीं थे कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर कैसा है, वो सब था, लेकिन केवल लिप सर्विस जिसको कहना थ्योरी में मानते थे, कभी बात नहीं करते थे। अब हिंदुस्तान ने उस मामले में स्पष्ट रूप अख्तियार किया है। अब हिंदुस्तान का जो मौसम विभाग है वो गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर के मौसम की जानकारी देता है और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के बारे में मैं तो कहता हूं अभी हमारे जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है उसकी हिस्ट्री की किताबों में गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए और वहां का जो यूथ है जो संघर्ष कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसको लेकर चीन को देखिए, गिलगित में जो चला हुआ है और भारत सरकार ने जिस प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर वोकल नीति अपनाई है, उस नीति से चीन संकट में पड़ा हुआ है। इसीलिए अभी ये जो लद्दाख में और नाकुला में जो थोड़ा बहुत चीनी सेना अंदर आ गई है, फिर भारतीय सेना के साथ उसकी बात हो गई है, कुछ चीन के सिपाही उधर हैं, कुछ हिंदुस्तान के सिपाही इधर हैं, धक्का मुक्की होता है, किसी के एक आध घूंसा लग जाता है, चीन का कोई मिलिट्री ऑफिसर है उसके थोड़ा जोर से धक्का लग जाता है, गिर पड़ता है। ये जो शुरू हुआ है और कुछ चीन के हवाई जहाज भी भाई सेना पर उड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा चीन उसी प्रकार का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है जो गिलगित बाल्टिस्तान में भारत सरकार ने सक्रिय नीति अपनाई है। तो मैं समझता हूं पिछले बहुत सालों से जो चीन को लेकर भारत सरकार की नीति एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए भयभीत शब्द है, थोड़ा सख्त हो जाएगा, अपीज करने वाली या चुप रहने वाली नीति, उस नीति के विपरीत अब भारत सरकार ने चीन को लेकर हिंदुस्तान की नीति में मौलिक परिवर्तन किया है और चीन का उत्तर देने के लिए, चीन जहां हिंदुस्तान को प्रिक करता है उसका उत्तर देने के लिए भारत सरकार ने नीति बनाई है। और मैं समझता हूँ मित्रों, ये जो कोरोना का संकट आया है, संकट तो टल ही जाएगा, कोई भी संकट ज्यादा देर नहीं रहता, लेकिन इस संकट में अपने कारणों से जो चीन फंसा हुआ है, उस संकट में जो चीन फंस गया है
उसका लाभ हिंदुस्तान को मिल सकता है और हिंदुस्तान उसके मुकाबले एक आर्थिक शक्ति भी बन सकता है। और यदि हिंदुस्तान आर्थिक शक्ति बनता है तो आप यकीन मानिए कि जो चीन हमारी घेराबंदी कर रहा है, इस घेराबंदी से भी हिंदुस्तान मुक्त हो सकता है और जिसके लिए वो प्रयासरत है। मैं समझता हूँ 62 के बाद का जो चाइना, जिस विषय पर हमने चर्चा की है, इसमें मोटे-मोटे जितने मुद्दे हो सकते थे मैंने सब उठाए हैं। किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। इतने अच्छे डिस्कशन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर तपन माइती ने। हाउ मच लैंड लॉस्ट इन इंडिया इन 1962? किसने? तपन दा ने किया है? तपन माइती। तपन दा का प्रश्न है कि भाई 62 में हिंदुस्तान ने हाँ, अपनी जमीन चीन के हाथ में गवा दी है। हाँ एक जी, प्रकार यही ना? हाँ जी, देखिए हिंदुस्तान का जो एग्जैक्ट कितने मील या कितने किलोमीटर है इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में चीन ने कुछ हमारी जमीन पर कब्जा किया है और कुछ जमीन जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जो, जैसे मैंने शुरू में शायद इसका जिक्र भी किया है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसका एक हिस्सा चीन को पाकिस्तान ने दिया है और एक हिस्सा अक्साई चीन का जो है वो चीन ने 62 से पहले ही, ये जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान सीकियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली जो सड़क बनाई थी लद्दाख से होती अक्साई उस पर पहले ही कब्जा किया हुआ था और 54 या 5 में चीन ने खुद ही बताया कि हमने कब्जा कर लिया है। उसको अब चीन अपना मानता है और हिंदुस्तान का तो खैर है ही, मानने ना मानने वाली बात ही नहीं है। तो इस प्रकार 3-4 सेक्टर हैं। एक जो पाकिस्तान ने दिया है उसमें ये जरूर है कि पाकिस्तान और चीन का जो आपस में समझौता हुआ उसमें लिखा हुआ है कि जब लास्ट में कश्मीर का फैसला हो जाएगा तो यदि ये हिस्सा इंडिया को आ गया तो चीन इंडिया के साथ बात करेगा, यदि पाकिस्तान के पास रह गया तो पाकिस्तान के साथ बात करेगा। और ये लद्दाख का जो है और इधर का अरुणाचल प्रदेश का एग्जैक्ट फिगर तबंदा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मिल जाएगी कहीं ना कहीं से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर दीपंकर मजूमदार। Is Nehru is responsible for our loss in 1962 and United Nations permanent seat given by Nehru to China? Is he won Nobel Prize or peace? क्या दीपंकर मजूमदार दा का प्रश्न है कि जो 62 में लड़ाई हुई थी उसकी हाँ। जिम्मेदारी पंडित जी पर कितनी है, और दूसरा यूएनओ में जो हम सीट नहीं ले सके सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें यूनाइटेड नेशन को, आज यूनाइटेड नेशन उसमें पंडित जी की जिम्मेवारी कितनी है, यही ना? हाँ हाँ, देखिए दो बातें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल हमारे होम मिनिस्टर होते थे। सरदार पटेल ने 50 के आसपास अपनी डेथ से कुछ महीना पहले पंडित जी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे जो चीन की हरकतें हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि ये भला मानस हिंदुस्तान पर तिब्बत पर हमला कर देगा और हो सकता है तिब्बत को जीत ले, और यदि जीत लिया तो फिर ये हमारे सिर पर आ जाएगा। तो पटेल ने उसमें काफी लंबी चिट्ठी है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसका अभी से उसका क्या काट हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 बातें जो देखिए जो लगती है जिसमें पंडित जी डायरेक्ट उनकी पॉलिसी इसके लिए जिम्मेवार थी। देखिए अंग्रेजों के जाने के बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हिंदुस्तान की तिब्बत के साथ एक संधि थी 1914 में हुई थी, वो थी शिमला में हुई थी, उसको शिमला संधि भी कहते हैं। उस संधि में हिंदुस्तान और तिब्बत की जो सीमा थी वो डिमार्केशन की गई थी और उसके बाद लहासा में इंडियन सेना के कुछ जवान भी हमारे राजदूत की रक्षा के लिए रहते थे। यानी हमारा वहाँ कॉन्सुलेट था, शब्द शायद उसका कुछ भूटी में तिब्बती लैंग्वेज में कुछ और था, लेकिन वो जस्ट लाइक हमारा कॉन्सुलेट जो हमारा राजदूतावास था एक प्रकार से, उसकी रक्षा के लिए कुछ इंडियन आर्मी के लोग भी वहां थे। और डाकतार विभाग जो है वो हिंदुस्तान का ही वहां काम करता था और इंडियन करेंसी भी वहां चलती थी और तिब्बत के लोग हिंदुस्तान में आते जाते रहते थे, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी और तिब्बत के लोग इंडियन आर्मी में भी भर्ती हो जाते थे, जैसे नेपाल के लोग हो सकते हैं तिब्बत के लोग भी हो जाते थे। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली तिब्बत के साथ हमारे दोनों प्रकार के संबंध थे, कल्चर संबंध तो थे ही, प्रैक्टिकल संबंध थे कि उनके लोग हमारी आर्मी में भर्ती हो जाए, अब भी हो जाते हैं। और तीसरा कि हमारा वहां राजदूतावास था, दूतावास था
और करेंसी हमारी थी और डाकतार विभाग भी था। लेकिन जिस वक्त चीन में वो क्या नाम सिविल वॉर जो चल रहा था, माओ के नेतृत्व में कामयाब हुआ, तो पंडित जी ने एक एक करके ये सारे अधिकार छोड़े। उन्होंने इंडियन आर्मी को वहां से उठाया और डाकतार विभाग तो उन्हीं को दे दिया। और पंडित जी ने आर्गुमेंट क्या दिया, वो आर्गुमेंट बड़ा अजीब आर्गुमेंट था। उसने कहा कि ये जो संधियां हुई थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी, साम्राज्यवादी सरकार थी। और साम्राज्यवादी सरकार ने जो तिब्बत और हिंदुस्तान के साथ संधियां की हैं, तो हम साम्राज्यवाद का जो भार है उसको नहीं ढोएंगे। जो साम्राज्यवादियों ने जिस प्रकार का भार थोपा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमने डाकतार विभाग भी पाक चीन के हवाले कर दिया, और दूतावास का तो उन्होंने झगड़ा ही खत्म कर दिया। बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद वो बह गया, तो भारत सरकार ने 2-4 बार कहा भी कि हमें नया बनाने दीजिए, उन्होंने नहीं बनाने दिया और उन्होंने इनकी सेना भी वापस कर दी। ये सब लक्षण थे। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब नेहरू जी ने ये आर्गुमेंट ले लिया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ये जूठन है इसको निकालेंगे, तो चीन ने पंडित जी का वही आर्गुमेंट उनके मुंह पर दे मारा। चीन ने कहा ये जो मैकमोहन लाइन है ये भी तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय की थी, तो वो साम्राज्यवाद की निशानियां वो आपने हटा दी, इसका मतलब आप बिल्कुल जैनर हो, तो ये क्यों मानते हो? उन्होंने कहा हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हम मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बनाए हुए चक्कर में उलझ गए, और उस चक्कर में उलझने के कारण जब पंडित जी कह रहे थे हम मैकमोहन को मानते हैं, वो कहते थे ये भी साम्राज्यवाद की निशानी है, आप उन निशानियों को खत्म कर रहे हो, इस निशानी को संभाल कर बैठे हो। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं यदि पंडित जी को पता चल गया था, और सभी को भाई, यदि सरदार पटेल को पता चल गया था, तो ऐसा टॉप सीक्रेट तो नहीं था जो पंडित जी को ना पता चला हो। चीन तिब्बत पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो भारत सरकार ने उसका मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी नहीं की, और भारत सरकार चीन की हर इच्छा के आगे नतमस्तक होता गया। मैं समझता हूं यदि कोई भी सरकार होती, यदि नेहरू इस भ्रम से मुक्त हो गए होते, यदि नेहरू चीन के भ्रम से मुक्त हो गए होते, लड़ाई में हार जीत कैसी होती ये तो भविष्य की बात है, नोबडी कैन से कि यदि लड़ाई होती तो क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन यदि नेहरू चीन के भय से मुक्त हो गए होते, तो नेहरू चीन को शत्रु मानकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करते, और फिर लड़ाई होती, फिर कोई जीत सकता था, कोई हार सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से नेहरू ने जिसको मित्र माना, लोगों ने चेतावनी दी कि भाई साहब आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है, इसका हिस्ट्री देखो, ये कभी आपके पक्ष में नहीं जाएगा, इसकी यू शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लेकिन पंडित जी फेल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सरदार पटेल बस सक्सेसफुल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लेकिन पंडित जी को भ्रम था कि सरदार पटेल तो गांव का आदमी, भाई हम कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, जो और बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कि मैं चीन को बेहतर जानता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ चीन में जो 62 में जो हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू बच नहीं सकते। और पंडित तो यूएनओ बड़ी सीट, भाई मैंने जैसे कहा भी कि अमेरिका ने और इवन रशिया ने भी भारत को ऑफर किया था। ये तो बाकी छोड़िए, शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। शशि थरूर तो नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। शशि थरूर ने अपनी एक किताब में लिखा हुआ, आप कभी वो गूगल में शशि थरूर का नाम डालकर निकाल लेना, उनकी किताब नेहरू पर है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अमेरिका ने जो ऑफर किया था और पंडित जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने कहा इससे चीन थोड़ा नाराज हो जाएगा, जी चीन नाराज हो जाएगा, फलान नाराज हो जाएगा, फलान नाराज हो जाएगा। पंडित जी ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की भी, जम्मू कश्मीर की भी और चीन की भी, ये सब समस्याएं, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, इसी के कारण खड़ी थी। और आज हिस्ट्री में देखिए, मैं आई एम नॉट सेइंग समथिंग बैड अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री में आप केवल इवेल्युएशन करते हैं, उसका पंडित नेहरू की असेसमेंट गलत निकली, और उस असेसमेंट का नुकसान हमें बहुत भुगतना पड़ा। भाई दीपंकर दा, आप तो जानते हैं घर में जो पिता होता है वो मुखिया होता है, मान लो वो गलत काम करे तो उसका नुकसान केवल परिवार को भुगतना पड़ेगा, और किसको भुगतना पड़ेगा? गांव का मुखिया सरपंच होता है, वो गलत काम करे तो गांव भुगतेगा। देश का यदि प्रधानमंत्री गलत काम करता है तो उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ता है, और वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन नेहरू इस बात को स्वीकारते नहीं थे। उसका भी एक तिब्बती में बहुत अच्छा मुहावरा है कि जब आदमी निराश होता है तो देवता के पास जाता है, और जब देवता निराश होता है, उस वक्त हिंदुस्तान के लिए नेहरू देवता ही थे, तो भोटी में लिखा हुआ है जब देवता निराश होता है तो वो झूठ बोलता है। चीन के बारे में शायद, मुझे आई एम नॉट श्योर,
पंडित जी जानते भी हों, लेकिन शायद पंडित जी स्वयं ही चीन से दस्त पंजा नहीं लेना चाहते थे। अब क्यों नहीं लेना चाहते थे, इसके बारे में शोध किया जा सकता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे चीन को लेकर। और ये बात तो महावीर त्यागी ने लोकसभा में भाई कही थी, जब ये लद्दाख को तिब्बत और सिकियांग को जोड़ने वाली सड़क चीन ने लद्दाख में बना दी थी, तो भारत सरकार को पता ही था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको छिपा गए। जब चीन ने खुद ही घोषणा कर दी कि हमने सड़क बना ली है, तब पंडित जी फंस गए। ये 54-55 की बातें हैं। तब पंडित जी लोकसभा में हंगामा हो गया, तो पंडित जी का जवाब क्या था, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पंडित जी की भारत को लेकर कंसेप्ट क्या था। पंडित जी ने कहा इतना हल्ला मचा रहे हो लोकसभा में कि चीन ने कब्जा कर लिया, आप कभी गए हो लद्दाख? तो भाई साहब लद्दाख गए तो कभी नहीं। तो फिर आपने देखा वहां जो जमीन है जिस पर कब्जा किया है, नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट लैंड। तो महावीर त्यागी खड़े हो गए थे मजूमदार जी, वो गंजे थे, उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेर कर कहा कि सर जहां भी घास का एक तिनका नहीं होता काटकर चीन को दे दीजिए। देखिए भारत की धरती के प्रति यदि आपका अवधारणा ये होगी कि नॉट इवन सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट लैंड, तो क्या होगा? महाभारत में एक जगह कहा गया है कि जो सीमा होती है, यदि आप देश को मां मानते हो तो जो सीमा होती है मां के कपड़े होते हैं, और जब सीमा का कोई अतिक्रमण करता है तो चीरहरण होता है। कुछ लोग चीरहरण का देखते रहते, कुछ नहीं देख सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को क्या नाम कि नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट, यानी बंजर जमीन है, बंजर को ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं समझता कुल मिलाकर यूएनओ का मामला, जैसे मैंने कहा भाई, वो तो उस वक्त ऑफर था, यदि थोड़ा नेगोशिएट किया जाता तो इंडिया को मिल सकता था, लेकिन पंडित जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर शुभेंदु चट्टोपाध्याय ने। Why did PM Nehru keep away the real fact, China's penetration in India, from his cabinet? क्या चैटर्जीदार ने क्या पूछा है? हाँ, पूछा है Why did PM Nehru keep away the real fact? कि इस फैक्ट को नेहरू ने छिपा कर क्यों रखा? हाँ, China's penetration in India from his cabinet. भाई अपने चट्टोपाध्याय जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि पंडित जी ने इसको छिपा कर क्यों रखा अपनी कैबिनेट से। देखिए पंडित जी ने केवल यही बात छिपा कर नहीं रखी थी, पंडित जी ने आर्टिकल 376 को भी छिपा कर रखा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आर्टिकल 370 पर बहस हो रही थी, तो वो केवल उनके एक ही जो मित्र थे आयंगर, उसने बनाया था, और वो अचानक पेश किया गया था, कैबिनेट में उसको नहीं रखा गया था। तो पंडित जी ऐसी बहुत सी चीजें छिपाते थे। पंडित जी को लगता था ये जो साथ वाले लोग हैं शायद उस स्तर के नहीं कि इनसे डिस्कशन किया जाए। पटेल से शायद नहीं छिपा पाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पटेल जल्दी उनकी पर लोकवासी हो गए, चले गए। चीन को लेकर हिंदुस्तान की कैबिनेट के जो दूसरे मेंबर भी थे और कांग्रेस के जो दूसरे लोग भी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे और दूसरे लोग थे, चीन को लेकर उनका भी विश्वास उस प्रकार का नहीं था जैसा नेहरू का था। तो इसलिए चीन को लेकर बहुत सी चीजें नेहरू दूसरों के साथ शेयर नहीं करते थे। उनको पता था कि यदि शेयर करूंगा तो बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा, और यदि स्पष्ट विरोध हो गया तो फिर मैं उसको आगे लेकर कैसे जाऊंगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के मामले में, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है कि ही वाज डेमोक्रेटिक एट द हार्ट। वो होंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले होंगे, लेकिन वो सभी साथियों को साथ लेकर चल सकते थे अपनी बात पर। जिस बात पर दूसरे उनके साथी सहमत नहीं होते थे, वो उन साथियों को निकालने की कोशिश करते थे। आपके ध्यान में पुरुषोत्तम दास टंडन जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो पंडित जी ने स्पष्ट कहा आपके साथ तो मैं भाई काम नहीं कर सकता। टंडन जी तो इलेक्शन से जीते थे। तो उस प्रकार से पंडित जी का जो स्वभाव था, इस पर काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ पंडित जी ने जितने डिसीजन लिए थे उन पर यदि गहराई से रिसर्च की जाए तो मुझे लगता है ये निष्कर्ष दूर निकलेंगे कि पंडित जी जिन चीजों को मानते थे, कांग्रेस के भीतर बहुत से लोग उनको स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए पंडित जी उनके साथ शेयर नहीं करते थे। ये भाई सड़क वाली, लद्दाख की सड़क वाली बात भी तो बहुत देर छुपाई रखी है। वो तो जब चीन ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि साहब हमने सड़क बना ली है, तो लोगों को पता चल गया, फिर तभी हल्ला पड़ा विधानसभा में, लोकसभा में। ये पंडित जी का पीक्यूलियर कैरेक्टर था, उनका चरित्र था, बिहेवियर था उनका। तो इसको अब क्या कहा जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको कह सकते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर मानव शर्मा ने। काल सोमवार के दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला होगा चीन के संदर्भ में। हू में भारत के चेयरमैनशिप में ताइवान को मंजूरी मिलता है तो चाइना तिलमिला जाएगा। इससे भारत का कोई नुकसान तो नहीं होगा? थोड़ा प्रश्न को मैडम दोबारा रिपीट कर दो। हाँ, बोल रही हूँ। मिस्टर मानव शर्मा ने पूछा है, काल हाँ, सोमवार के दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। सितंबर के दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला होगा चीन के हाँ। संदर्भ में। 36 खरब में किस संदर्भ? किस चीन संदर्भ के में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत की चेयरमैनशिप में ताइवान को मंजूरी मिलते हैं तो चाइना तिलमिला जाएगा। इससे देखिए दो बात मैं समझ मानव जी का भाई शर्मा जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए दो बातें हैं। हिस्ट्री में हम एक बात कहते हैं कि हिस्ट्री में कोई तथ्य अंतिम तथ्य नहीं होता। इतिहास में क्या होगा भाई, जिन दिनों रशिया बड़ा पावरफुल था तो लोग सोच रहे थे कि रशिया तो अब, लेकिन जब टूटा तो बिना एक गोली चले भी रशिया टूट गया और 5 इनके जो स्थान थे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान सब स्वतंत्र हो गए। तो इसलिए हिस्ट्री में 1947 से पहले भारत खंड था लेकिन 47 में टूट गया और कुछ 2 दशक बाद पाकिस्तान टूट जाएगा, ये किसने सोचा था। ईस्ट पाकिस्तान बनकर बांग्लादेश बन गया। अब ताइवान जो है, देखिए अभी यदि इस कोरोना क्राइसिस में चीन पिट गया, आर्थिक दृष्टि से चीन लुंज पुंज हो गया, और मैं समझता हूं जिस प्रकार अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उसके पीछे पड़ गए हैं, यदि उस आघात को चीन बहुत सीमा तक बर्दाश्त ना कर सके, ऐसा तो नहीं मैं कहता कि इससे बिल्कुल चीन खत्म हो जाएगा, लेकिन ताइवान को पावर मिलेगी। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, पहले ताइवान में जो सरकार थी वो चियांग काई शेक की पार्टी की सरकार थी जो ये कहती थी कि चीन और ताइवान एक ही हैं और बड़े हिस्से पर जाने देश एक है, एक हिस्से पर जो सरकार है वो इलीगल सरकार है। लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुए बहुत साल बाद, तो ताइवान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, उसने कहा अब हम बिल्कुल अलग देश हैं, अब हमारा चीन के साथ कोई संबंध नहीं है, चीन अलग देश है, हम अलग देश है। तब चीन को बहुत कष्ट हुआ था। ताइवान में स्थितियां बदलती रहती हैं और ताइवान अब कोशिश कर रहा है कि उसको WHO में भी उसका बैठने का दर्जा मिल जाए, बैठने की अनुमति मिल जाए, यदि परिस्थिति ऐसी बनती है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो दिन हैं, जैसे कोरोना क्राइसिस से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आने वाले दिन चीन के लिए संकट के दिन हो सकते हैं और ताइवान के लिए कुछ सीमा तक शर्मा जी लाभ के दिन हो सकते हैं। वी शुड, जिसको कहते हैं अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए। और चीन, देखिए चीन थोड़ा निर्बल होता है तो उसका हिंदुस्तान को लाभ होता है, उसका भारत को लाभ होता है। भारत के लाभ का मतलब मैं ये नहीं कहता कि बुली हिंदुस्तान बुली बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। भारत ताकतवर होता है तो उसका लाभ आसपास के सभी देशों को मिलता है पॉजिटिव सेंस में। चीन ताकतवर होता है तो आसपास के सभी देशों को डराता है। दोनों में एक अंतर है और मुझे लगता है इस क्राइसिस के बाद चीन की शक्ति जरूर घटेगी और भारत की शक्ति बढ़ेगी। उसका लाभ कहीं ना कहीं ताइवान को भी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस्टर आशीष नाग। व्हाट सॉल्यूशन टू डील विथ चाइना? आशीष नाग जी का कहना है कि चाइना क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाँ जी भाई आशीष जी, बात ये है, कोई सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं होता कि केमिस्ट्री लैब में करना होता है। सॉल्यूशन जो चाइना का सॉल्यूशन है, यदि हिंदुस्तान ताकतवर बनता है, हिंदुस्तान को ताकतवर बनने के लिए चीन से लड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ताकतवर बनता है तो चीन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, तिब्बत का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बार कहता रहता हूं कि ताकतवर से लोग मित्रता करते हैं और कमजोर से समझौता करते हैं। आज तक हिंदुस्तान ताकतवर नहीं रहा, इसलिए चीन ने हिंदुस्तान के साथ समझौते किए। उन समझौतों में हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, तिब्बत की बलि देनी पड़ी और हम तिब्बत की रक्षा नहीं कर पाते। हमने गारंटी दी थी कि तिब्बत ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना रहेगा, लेकिन चाइना ने ऑटोनॉमस नहीं रहने दिया, हम उसमें कुछ नहीं कर सके। यदि हिंदुस्तान ताकतवर होता है तो चीन का बिहेवियर भी बदलेगा और बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। और एक बात और भी है, देखिए चीन में अभी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो लेफ्टिस्ट, जिसको साम्यवादी कहते हैं,
और चीन में भी जब से इकोनॉमी का ट्रेंड थोड़ा पूंजीवादी हुआ है, तो चीन में भी असंतोष फैलना शुरू हुआ है। आप ये मत समझिए कि वहां चीन में और 100 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल ही रहेगा। वहां जो सिस्टम चेंज भी हो सकता है, और यदि वहां का सिस्टम चेंज होता है, वहां मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम आ जाता है, तो हो सकता है चीन के बिहेवियर में परिवर्तन हो और तिब्बत की समस्या भी हल हो जाए, इंडिया के साथ ये जो झगड़ा पड़ा हुआ वो भी अपने आप हल हो जाए। मेरे ख्याल में मैडम ये लास्ट प्रश्न ही माना जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 4-5 बजे एक और कार्यक्रम में बैठना है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तो अभी 4:30 हो गए हैं, तो इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न माना जाए, और तो नहीं कोई प्रश्न? अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो सर। बस लास्ट लास्ट प्रश्न ही मानो जाए। ओके 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 ओके। मिस्टर नीलय मजूमदार ने पूछा है, what will be effect in Assam when in China side Brahmaputra river hydel project complete? ये मजूमदार जी, क्या नाम क्या इनका पूरा? नीलय मजूमदार। पहले दीपंकर मजूमदार थे ना? नीलय, जो उससे पहले प्रश्न पूछा था वो दीपंकर मजूमदार थे। हाँ हाँ, मिस्टर नीलय मजूमदार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैंने कहा दोनों मजूमदार है भाई, दोनों घेर रहे हैं मुझे, जैसे चीन भारत को घेर रहा है। देखिए मजूमदार जी, एक बात है, चीन के बारे में मैंने शुरू में कहा है, चीन की हिस्ट्री को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। चीन मूलतः विस्तारवादी और साम्राज्यवादी देश है। चीन जब किसी को तंग करना चाहता है तो उसके 1000 रास्ते निकालता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना चाहेगा, आपके ध्यान में होगा हिंदुस्तान की और साउथ ईस्ट एशिया की लगभग 10 बड़ी नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है, देखिए इट्स माय ओन ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, आज से 15-20 साल पहले चीन ऐसा करने की कोशिश करता तो शायद सफल रहता। लेकिन मुझे लगता है अभी जो स्थितियां हैं, तो चीन शायद हल्ला गुल्ला तो करता रहे कि हम करेंगे, लेकिन चीन ऐसा करेगा मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। भारत उसका विरोध करेगा, उसको ऐसा नहीं करने देगा। हाँ, तो मेरा जो मजूमदार दा ने पूछा था, तो मेरा ये कहना कि बेला अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और खास करके कुछ अगले 1-2 साल में बनेगी, तो चीन इतना साहस नहीं कर पाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने की कोशिश करे या इस प्रकार का कुछ करे। उसका परिणाम जो है बड़े, जिसको कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े कई प्रकार के निकल सकते हैं। आई डाउट कि चीन इस प्रकार की हरकत करेगा। तो ठीक भाई, सभी मित्रों ने, हम इकट्ठे हुए, इस विषय पर चर्चा हुई। मैं आप सभी का आभारी हूँ, प्रदीपन जी का भी आभारी हूँ, सीमांत चेतना मंच का आभारी हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। फिर जब ये कोरोना संकट टलेगा, फिर कभी असम आऊंगा तो आप लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीता मैडम को अनुरोध करती हूँ। हाँ ठीक हट्टू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विनीता जी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा। बहुत नमस्कार बढ़िया। नमस्कार। आप ठीक हैं? आज आप, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक आज आप चाइना को बारे में एक डिटेल हिस्ट्री जोड़ के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। 1962 चाइना का स्थिति, जो स्थिति है वो लेकर आज का परिस्थिति के बारे में हम लोग को बहुत जानकारी मिली। हम आपके बहुत बहुत आभारी हूँ और इसी समय में आपको फिर धन्यवाद देती हूँ। अभी समय के अनुसार मैं समापन ओर से जा रही हूँ। आज ये प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और हम लोग फिर मिलेंगे प्रबोधन कार्यक्रम में कल 3 बजे। धन्यवाद। नमस्कार।